नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का है। ये समझना है कि देश की धड़कन आज किस पार्टी की तरफ अपना झुकाव दिखा रही है। 2024 के चुनावों की आहट अगर आपको सुनाई दे रही है तो कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो देश में राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। क्या है उस पर जनता की राय, आज हम आपको आंकड़ों के नजरिए से दिखाएंगे, क्योंकि सी वोटर के सर्वे में हमने 3 देश के बड़े मुद्दों पर, जिस पर चारों तरफ चर्चा हो रही है, हमने सी वोटर का सर्वे कराया है। सी वोटर का ये सर्वे आखिर क्या कहता है? सबसे पहला मुद्दा आपने देखा होगा, विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उसके बाद इंडिया गठबंधन पर प्रहार हो रहा है। यहां तक कि G20 के आयोजन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से न्योता गया। जब आसियान में पीएम गए तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। G20 में जब प्रधानमंत्री बैठे तो भारत लिखा गया। तो इंडिया होना चाहिए देश का नाम, भारत होना चाहिए, या इंडिया दैट इज भारत जो संविधान में लिखा है, दोनों होना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा यही होगा। इस पर क्या है जनता की राय, इसी के साथ हम करेंगे शुरुआत। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इसके बाद आने वाले 2 मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले तो एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से तुलना की। फिर उनके नेता ए राजा ने HIV, लेप्रेसी, कई बातें कही, हिंदू धर्म को विश्व के लिए खतरा बताया। उस मुद्दे पर जनता की राय क्या है ये आपको बताएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो इस देश की राजनीतिक व्यवस्था पर एक नए सिरे से चर्चा की शुरुआत कर रहा है, वो है एक देश एक चुनाव। यानी लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, जितने भी चुनाव हैं, क्या वो एक वक्त पर किए जा सकते हैं? क्या है इन मुद्दों पर जनता की राय, हम करेंगे इस पर चर्चा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, राज्यसभा के, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। संजय निरुपम जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। मलुक नागर साहब, MP लोकसभा के, BSP की तरफ से स्टूडियो में मौजूद है, स्वागत है आपका। अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता, LJP, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन अब आंकड़े आपके सामने रखते हैं। जो पहला मुद्दा हमने चुना है वो है इंडिया नाम हो, भारत नाम हो, या संविधान में जैसे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा, इंडिया भी बोल सकते हैं, भारत भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, संविधान से इंडिया शब्द क्या हटना चाहिए? जब यह प्रश्न हमने पूछा तो देखिए, विपक्ष के जो सपोर्टर्स हैं उनमें से हां कहने वाले 26% थे, इंडिया शब्द हटना चाहिए, जबकि 60% कह रहे हैं नहीं हटना चाहिए। एनडीए के वहीं पर आप देखिएगा हां कहने वाले 50.3% हैं। कुल मिलाकर आप देखिए तो 35.7 कह रहे हैं हां शब्द हटना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो आधे से ज्यादा लोग, 50.7% लोग कह रहे हैं नहीं, इंडिया शब्द नहीं हटना चाहिए। विपक्ष के समर्थकों में से 60% कहते हैं, एनडीए के समर्थकों में से 36% कहते हैं नहीं हटना चाहिए, और 50% से ऊपर कह रहे हैं नहीं हटना चाहिए इंडिया शब्द। वहीं कह नहीं सकते वाली कैटेगरी में 13% के आसपास ही पूरा मामला लड़खड़ा है। जो अगला प्रश्न है, देश का नाम क्या हो, जब ये हमने जनता से पूछा, सी वोटर ने अपने सर्वे में पूछा, तो इंडिया नाम के लिए विपक्ष के समर्थकों में से 14.4%, और इंडिया नाम के लिए एनडीए में से मात्र 5.9%। यानी इंडिया नाम हो कहने वाले सिर्फ 11% लोग थे, जबकि भारत नाम पर विपक्षी समर्थकों में से भी 40% ने कहा भारत होना चाहिए। 66% एनडीए के समर्थकों ने कहा भारत नाम होना चाहिए। कुल मिलाकर एवरेज निकलता है 50%। वहीं अगर आप देख लीजिए दोनों नाम होना चाहिए तो यहां पर मामला दूसरे नंबर पर है। 38.6% कहते हैं कुल की होना चाहिए, जिसमें से विपक्ष के समर्थकों में से 45% और एनडीए के समर्थकों में से 28% दोनों के लिए राजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी नंबर 1 पोजीशन पर भारत नाम होना चाहिए, ये इस सर्वे में आधी आबादी ने कहा है, 50% ने। लेकिन दूसरे नंबर पर 38% है जो ये कह रहे हैं दोनों ही नाम होने चाहिए, इंडिया भी होना चाहिए, एक ब्रांड बना हुआ है, भारत भी होना चाहिए, दोनों नाम जैसा संविधान में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब जो अगला प्रश्न हमने, तीसरा आखिरी प्रश्न इस मुद्दे पर, इंडिया गठबंधन की वजह से इंडिया शब्द हटाने की कोशिश है। यहां आती है पॉलिटिक्स, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथी बार बार कहते हैं कि बीजेपी हमसे डर कर अब इंडिया शब्द से परहेज कर रही है।
तो विपक्ष के समर्थकों में से 42% कहते हैं हाँ, इंडिया गठबंधन की वजह से अब ये इंडिया शब्द हटाने की कोशिश है। वहीं पर अगर आप एनडीए के समर्थकों को देखें तो उनमें से भी 22% मानते हैं कि उसी वजह से ये हो रहा है। एवरेज निकाल लीजिए 34.2। वहीं ना कहने वाले विपक्ष के जो समर्थक हैं उनमें से 34% हैं, 52% एनडीए के समर्थक हैं। कुल मिलाकर 41 एवरेज निकलता है। कह नहीं सकते वाले वही 23 से 24% के आसपास है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी। पहला प्रश्न यही उठता है, क्योंकि आपके समर्थकों में से भी 66% ये जरूर कहते हैं कि भारत है, लेकिन आपके समर्थकों में से भी 22% लोग कह रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन की वजह से इंडिया शब्द हटाना चाहते हैं। ये परसेप्शन है, क्योंकि उसके बाद से ही ये तेजी दिखी। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। देखिए, आपके सर्वेक्षण के जो 3 प्रश्न हैं इनमें ये उत्तर नहीं था। पहले वाला जब निगेटिव सवाल पूछा गया कि इंडिया हटना चाहिए, तो उतना इंडिया का विरोध नहीं दिख रहा है। पर जब पॉजिटिव सवाल पूछा गया कि भारत होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं तो इंडिया नाम के समर्थक वाले 11% पे आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रश्न को किस पर्सपेक्टिव में रखा जा रहा है उससे भी अंतर पड़ता है। अगर यह सवाल पूछा जाए कि आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है, कुछ और अंतर आएगा। और अगर इस सैंपल सर्वे में मुझे यह भी जानकारी लग सके कि कितने अर्बन मतदाता थे, कितने रूरल मतदाता थे, उनका प्रतिशत क्या था, वैसे मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मतलब प्रॉपर परसेंटेज रखा होगा, कितने किस भाषा भाषी थे, तो और भी ज्यादा बेहतर पिक्चर उभर के सामने आएगी। मगर आपके प्रथम 2 प्रश्नों के जो आंकड़े हैं वो अपने आप में दर्शा रहे हैं कि आप किस ढंग से विषय को रखते हैं या प्रश्न पूछते हैं, उससे भी अंतर हो जाता। और अभी तो इस विषय की बात चर्चा में आई ही है। अभी और स्पष्ट रूप से जब यह बात आई थी, जैसे आप पूछते कि आपके हिसाब से इस देश का नाम क्या है या क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम अच्छा लगना चाहिए, कोई ऑप्शन मत दीजिए, भारत और इंडिया, फिर देखिए कितना प्रतिशत क्या आता है। या प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया नाम विदेशी है, तो देखिए क्या उत्तर आता है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, यहां पर यह विषय, हमने कोई जनमत संग्रह की बात नहीं की, पर फिर भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी भारत के पक्ष में दिख रही है। 11% वो हैं और 52% ये है। और ये तब जबकि यह राजनीतिक संदर्भ में कहा जा रहा है, जबकि हमारा मानना है भारत नाम का राजनीतिक संदर्भ में नहीं है, भारत का आत्मीय विचार है। महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैंने विष्णु पुराण में उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्री में बोला जाता, वर्षम यद भारत नाम भारतीय संतति। आज भी पूजा में जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे बोलते हैं। तो यहां पर कोई किंतु परंतु का स्कोप ही नहीं। और अंत में मैं कह दूं, दोनों समान रूप से हैं, ट्रांसलेशन में दोनों का सम्मान है। पर यह भी सत्य है कि इंडिया दैट इज भारत, यह आजादी के बाद आया है। उससे पहले के हर डॉक्यूमेंट में सिर्फ इंडिया लिखा है। तो इंडिया आजादी के पहले भी था, गुलामी में भी था, और आजादी के बाद भी है। भारत सिर्फ आजादी के बाद है, गुलामी के दौर में नहीं था। तो दोनों में जब भाव की बात आएगी, जब राहुल गांधी कहते हैं ना आइडिया की बात होगी, आइडिया पे लड़ाई है, तो आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ भारत में बहुत अंतर है। ट्रांसलेशन की लड़ाई है तो लड़ाई ठीक है संजय जी बोल सकते हैं, इंडिया बोल लीजिए अंग्रेजी में, और हिंदी में या भारत बोल दीजिए। और एक लाइन और कह दूं, ठीक है, बोलिए। समस्त भारतीय, एक लाइन और कह दूं, समस्त भारतीय भाषाओं में भारत है। आप मराठी में शपथ लें, बांग्ला में शपथ लें, आप असमिया में शपथ लें, उड़िया में शपथ लें, तेलुगु में शपथ लें, तो आप कहते हैं भारत का संविधान। सिर्फ अंग्रेजी में शपथ लेने में इंडिया आता है, तो समस्त भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व भी भारत शब्द करता है। ठीक है संजय जी, उनका झुकाव तो साफ दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आपके भी 34.3% समर्थक, आपके लगभग 35% आपके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन से डर कर ये भारत शब्द को ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसा हाल है कि इंडिया गठबंधन वालों को लगता है अगर सिलेंडर के दाम घटे तो भी उनके डर से घटे, अगर एजेंडा बताया जा रहा है विशेष सत्र का वो भी आप ही के डर से हो रहा है, अगर भारत शब्द को प्रमोट किया जा रहा है वो भी आप ही के डर से हो रहा है। भाई उनको भी तो चुनाव लड़ना है। देखिए, सबसे पहले भारत और इंडिया का जो ये विवाद है ये बेमानी है। इंडिया दैट इज भारत, हमारे पूर्वजों ने संविधान में इसका उल्लेख किया है, और हमारे लिए हमारे देश की पहचान दोनों है, भारत भी है और इंडिया भी है। भारत हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है, भारत हमारे एक विरासत का हिस्सा है, इंडिया भी उतना ही हमारे विरासत का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को भारत कहते हैं और विदेशी हमको इंडिया के नाम से पुकारते हैं। ये गाली नहीं है,
कई देश ऐसे हैं जिनके अपने नाम लोकली होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया उनको एक दूसरे नाम से पुकारती है, जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है, जापान भी है। उनके ओरिजिनल नाम जो वहां के लोग उनको अपने देश को पुकारते हैं बिल्कुल अलग है। रह गई बात कि अब ये क्यों विवाद हुआ। जाहिर सी बात है, जैसे ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया हुआ, भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गए। हम ये नहीं कह रहे कि सेशन हमारे डर से बुला रहे हैं, पार्लियामेंट का सत्र, स्पेशल सत्र जिसका कोई एजेंडा कल तक किसी को पता नहीं था, हमारे डर से बुला, हमने कभी ये नहीं कहा। लेकिन ये सच है कि जैसे ही हमने अपना नाम इंडिया रखा, ये अचानक परेशान हो गए। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले हमारे गठबंधन का नाम किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमको फिर घमंडिया बोलने लगते हैं, अब उसके बाद पूरा इंडिया शब्द से ही नफरत करने लगते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, कोई दिक्कत नहीं है। भारत अगर बोलना है ना तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री, निश्चित तौर पर आप इस तरह से बोल करके हिंदी में इनविटेशन भेजिए ना, किसने मना किया है। लेकिन आप चूंकि इंडिया शब्द से आपको नफरत हो गई क्योंकि ये विपक्षी गठबंधन ने अपने हाथ में लिया, तब अचानक ये जोश पैदा हुआ। जबकि जब से ये सरकार आई है, सरकार ने तमाम जो कार्यक्रम घोषित किए, चाहे मेक इन इंडिया हो, नीव इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, खेलो इंडिया हो, कूदो इंडिया हो, तमाम इंडिया के नाम पे अपने स्कीम, अपने प्रोग्राम में घोषित करते रहते। तब तक इनको इंडिया से नफरत नहीं थी, तब तक ये नैरेटिव का हिस्सा नहीं था। आज जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा तो अचानक इनको लगा कि बाप रे, इंडिया शब्द इतना भारी है, इतना इसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हम पर कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगा। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कमजोरी है और जो ये प्रयास हो रहा है ये हास्यास्पद है। मुझे लगता है अगर मोदी जी स्वयं इतने ताकतवर हैं, इतना अच्छा उन्हें काम किया है, तो अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरे, लोगों से वोट मांगे, इंडिया नाम हो या भारत नाम हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे देश का दोनों नाम है, तो नाम के आधार पर वोट न मांगिए, आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए, तब निश्चित तौर पर आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। हमको इस बात का एहसास है कि अभी जो ये सरकार काम कर रही है, इंडिया और भारत का विवाद खड़ा कर रही है, महज विपक्षी गठबंधन का नाम होने की वजह से। यही बात आपके अपने जो सर्वे में भी निकल के आ रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने आपके माध्यम से देश के तमाम नागरिकों को, तमाम सभी नागरिकों को यही कहना चाहूंगा कि हमको अपने दोनों नामों पर गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। जितना पुराना नाम भारत है, उतना ही पुराना नाम इंडिया भी है। कभी मेघास्थनीज इस देश में आए थे, वो एक इतिहासकार थे, यहां पे मौर्य पीरियड में आए थे, जब मतलब अपने देश की सभ्यता का विकास हो रहा था, तब उन्होंने इंडिका कहा था और वो इंडस रिवर की वजह से कहा था। अब ये नहीं कह सकते कि इंडस रिवर हमारी विरासत का हिस्सा नहीं, इंडस मतलब सिंधु नदी, सिंधु को विदेशी इंडस कहते थे और उसी इंडस से इंडिक बोलने लगे हमको, और उसी आधार पर उन्हें इंडिका अपने बुक लिखी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने हमको इंडिया कहा। तो मुझे लगता है कि हमारे 5000 साल पुरानी विरासत का इंडिया भी उतना ही। छोटा सा जवाब सुधांशु जी, बस, क्योंकि मलुक नागर साहब के पास मैं उसके पास जाऊंगा। छोटा सा जवाब। बस छोटी सी बात कहता हूं। जो बात संजय निरुपम जी ने पहला वाक्य कहा और अंतिम, सिर्फ इन दो चीजों का 2 लाइन में जवाब देता हूं। उनके ही वाक्य में सारा क्रक्स है। उन्होंने बोला विदेशी लोग इसको इंडिया के नजरिए से नाम लेते हैं, भारत वाले भारत, बस विषय समाप्त हो गया। जो विदेशी दृष्टि से देख रहा है उसको ये दिख रहा है, जो अंदर की दृष्टि से देख रहा है ये दिख रहा है। थोड़ा सा वो बहुत वरिष्ठ नेता है, सम्मान करता हूं, पर वो कांग्रेस के प्रभाव में भावावेश में ज्यादा बोल गए। जितना पुराना इंडिया है उतना ही पुराना भारत है। इंडिया उन्होंने सच बोला, मेगास्थनीज के जमाने में है, 3rd सेंचुरी BC, और भारत मैंने बोला महाभारत में है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत बार ऋग्वेद में है भारत। कैसे आप कहते हैं दोनों बराबर? और एक लाइन और कह दूं, देखिए हमारी पार्टी जब बनी थी, मान्यवर पूरी बात कर रहे हैं सर, डिजिटल आपकी इंडिया से लगाव क्या माना जा सकता? आप अपने को 137 साल पुरानी पार्टी मानते हैं ना? तो जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसमें भारत वर्ड कहीं नहीं था। हम जब बने तो भारतीय जनसंघ थे, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, और भारतीय जनता पार्टी हिंदी में भी अंग्रेजी। इनको चूंकि ये 85 से 47 तक 62 साल इंडिया ही रहे हैं, तो आदमी को होता है जन्म के समय में जो था उस नाम से ज्यादा रह सकता। ठीक है, चलिए इसका जवाब लेंगे। मलुक नागर साहब, बात डर की हो रही है। ठीक है संजय जी, एक लाइन। संजय जी आपको बहुत वरिष्ठ है, आप तो इंदिरा कांग्रेस थे सर। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर, आ रही हूँ। एक बार रिएक्शन सबसे ले ले, अगले विषय पर भी जाना है। मलुक नागर साहब, ठीक है, बात डर की हो रही है, तो ये लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आप एजेंसीज के डर की वजह से। थोड़ा सा रुक जाइए संजय जी प्लीज सर, रिक्वेस्ट है कि आप एजेंसीज के डर की वजह से इंडिया गठबंधन में आप शामिल नहीं हुए। खैर, उस पर तो बहुत बार हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि एक वक्त पर मुलायम सिंह यादव ऐसा प्रस्ताव लेकर यूपी विधानसभा में आए थे कि भारत नाम हो। देखिए, बिल्कुल जो हमारे साथी कह रहे हैं, 2 नाम
मैं इनकी बात को काटना तो नहीं चाहता पर सहमत नहीं हूं। 3 नाम हमेशा रहे हैं, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से फिर हिंदू, और हिंदस नदी, और फिर नाम इंडिया, और फिर नाम भारत। तीनों की अलग अलग जगह है, अलग अलग समय पे इस्तेमाल होते हैं। अगर देश के किसी भी हिस्से में कोई भी जगह कोई भी नाम लिया जाए तो भारतीय संस्कृति और भारत का नाम लेकर के भारत का नाम आता है। और विदेश में बैठे हुए अगर क्रिकेट की टीम खेलने जा रही है, या विदेशी निवेश हो रहा है, या विदेश जाना हो, पासपोर्ट की बात आती है, या विदेश में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो विदेश के लोग इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से इंडिया का नाम लेते हैं। और पाकिस्तान की बात आती है तो एकदम हिंदुस्तान नाम निकल करके आता है। हिंदी में बोला जाए तो भारत का प्रधानमंत्री या भारत का संविधान, अंग्रेजी में बोला जाए तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या भारत का संविधान। और जहां पाकिस्तान की बात है, जो कल लिए कृत्य घटा है, तो पाकिस्तान को ठोकने के लिए वह हिंदुस्तान का नाम निकल करके आता है। तो कब इस्तेमाल करना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहना सही है या नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, देखिए दोनों शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं, इंटरचेंजेबल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दोनों शब्द हैं। अलायंस के डर से हो रहा है। जहां जिसको चाहिए वो नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना तूल इस विषय पे मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। भूखमरी है, दूसरी समस्याएं हैं, कोरोना के बाद की महामारी के बाद की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, उन पे भी डिबेट लंबी लंबी होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या लग रहा है वाजपेयी जी, अब तो जरूरत ही नहीं है आपको, 3 वर्सेस 1 हो गया है। मलुक जी आते हैं तो आप लोग के साथी ही बन जाते हैं। नहीं अंजलि जी, देखो मामला तो गंभीर है ही। हाँ। देखिए, ये हमारे पूर्वजों को, जो संविधान के निर्माता थे, उनको ये बात पता थी और डिबेट हुई थी इस पे भी। एंड अल्टीमेटली आर्टिकल 1 में इसीलिए इंडिया दैट इज भारत जानबूझ के लिखा है। अब ये गवर्नमेंट की ऑप्शन है, जो भी गवर्नमेंट हो। आज हमारी गवर्नमेंट है, हम भारत इस्तेमाल करना चाहेंगे, हमने कर लिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया। आगे भी हम सब जगह भारत यूज करेंगे, उसमें किसी को क्या ऐतराज है? अब आपने दूसरी बात कही कि जी कि इनके गठबंधन से डर के करें। काय का डर है? जिस पार्टी की 303 सीटें अभी हैं, इससे पहले 282 आई, और उससे पहले 14 में इलेक्शन जीता, 19 में जीता, और काम के बल पे 24 में जीतने की तैयारी में हो, वो काय के लिए डरेगा? कुछ भी नाम रखे, और नाम रखने से क्या वोट पड़ जाएगा क्या? सवाल इस बात का भी है। राजनीति हम लोग भी करते हैं, राजनीति वो लोग भी करते हैं। नाम से वोट नहीं मिलता है, वोट मिलेगा काम से, वोट मिलेगा क्रेडिबिलिटी से, वोट मिलेगा चेहरे से और जनता के विश्वास के साथ। वो कहाँ है? एनडीए गठबंधन जो है उसमें वो कमी है उन चीजों की। पूछ लो इनसे, कोई चेहरा है इनके पास? चेहरा कर जवाब दो। संजय जी, इसके बाद आ रही हूँ आपके पास। जी संजय जी, एक छोटा सा इसका जवाब जो अरविंद जी पूछ रहे हैं। नहीं मैं भी यही बोल रहा हूं कि नाम के आधार पर थोड़ी वोट मांगना है। एक नाम से इतना भारतीय जनता पार्टी या सरकार क्यों परेशान हो गई? अगर सरकार ने खूब सारे काम किए, अच्छे काम किए हैं और बहुत बड़ा चमकता चेहरा है, बहुत सारी उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं इनके कामकाज के दरमियान, तो उस काम के आधार पर वोट मांगिए ना। अब इंडिया को भारत कह के जो आप वोट मांग रहे हो और भारत का प्रचार करके वोट मांग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की कमजोरी। एक दूसरी बात जो सुधांशु जी भी कह रहे थे कि जो भी इंडिया बोलेगा वो विदेशी नजरिए से देख रहा है इंडिया को। तो क्या मेक इन इंडिया विदेशी नजरिया था? क्या डिजिटल इंडिया विदेशी नजरिया था? क्या स्किल इंडिया और खेलो इंडिया सब विदेशी नजरिया था? इसका भी जवाब दें। तो आज जब हम इंडिया बोले तो हमको विदेशी कह रहे हैं, और पहले जब ये खुद अपने सारे कार्यक्रमों का नाम इंडिया करते थे तब क्या थी ये? ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी, इससे फायदा होगा नुकसान होगा? क्योंकि घमंडिया इंडिया अलायंस अलग अलग तरीके से इस गठबंधन के नाम पर हमला हो रहा है, उसकी मंशा, उसकी नियत पर सवाल बीजेपी खड़े कर रही है, प्रधानमंत्री खड़े कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, फायदा होगा कि नहीं होगा ये तो अलग बात है। सर्वे पर आपका वो, हाँ, लेकिन सर्वे के हिसाब से जो लोगों का मानना है, ये राजनीतिक लड़ाई है। दरअसल इसमें न कहीं सांस्कृतिक मसला है, न कहीं भारत की प्राचीनता और इसका मसला है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक लड़ाई है। क्योंकि इंडिया गठबंधन रखने के बाद जिस तरह का रिएक्शन बीजेपी से आया, वो अपने आप में एक जताता है कि जैसे पहले जो अभी उन्होंने भी कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, सारी चीजें तुलनाएं की गई, फिर उसके बाद जो है घमंडिया, फिर उसके बाद इंडिया और भारत का ये विवाद हुआ।
मुझे पूरी तरह से राजनीतिक मसला लगता है दोनों तरफ से। उन्होंने भी इंडिया नाम जो रखा, INDIA बहुत सोच समझ कर रखा, राजनीतिक रूप से, राजनीतिक लाभ लेने एक काउंटर क्वेश्चन है, हमारे इस सर्वे में 40% विपक्ष के समर्थक, 66% 66% एनडीए के समर्थक कह रहे हैं भारत नाम होना चाहिए। लोग, अगर सिलोन श्रीलंका हो सकता है, अगर टर्की तुर्कीये हो सकता है, लोगों को लगता है कि जो हमारा नाम है वो एक ही नाम हो। अब इस सेंटिमेंट का क्या? नहीं, सेंटिमेंट देखिए, अब ये तो जैसा अभी सुधांशु जी ने भी कहा, और कि सर्वे आप किस तरह करा रहे हैं, हो सकता है दूसरा कोई सर्वे कराए उसके उल्टे नतीजे आ जाएं, तो इसलिए ये कोई एक पैमाना नहीं हो सकता है। संविधान सभा में इस पर 4 मुद्दों पर बहस हुई। इंडिया रखा जाए, प्रस्ताव गिर गया। भारत रखा जाए, प्रस्ताव गिर गया। भारत दैट इज इंडिया रखा जाए, प्रस्ताव गिर गया। इंडिया दैट इज भारत रखा जाए, वो पास हुआ। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उस स्वतंत्रता आंदोलन से निकले हुए लोग थे, और उनकी भारतीयता पर और उनके राष्ट्रभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एक से दिग्गज लोग थे। पंडित कमलापत त्रिपाठी का भाषण देखिए, तो भारत के पक्ष में पूरा भाषण दिया उन्होंने। तो उन्होंने जब इस निकाला रास्ता कि भाई 2000 साल से, जैसा कि 325 BC में वो आया था सिकंदर, तो उस मेगास्थनीज और हेरोडोटस ने इंडिया कहा, और जैसा कि वैदिक उसमें और महाभारत में सब जगह भारत शब्द, दोनों शब्द समानांतर चले। सुधांशु जी, छोटा सा जवाब, एकदम छोटा सा, अगले विषय पर अब मुझे जाना है। एकदम सिर्फ 2 ही पॉइंट में कहता हूं। देखिए, जो विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा, मेरे उनकी बात सुनकर एक दिमाग में बात आई। हमारे पूर्वजों ने इंडिया और भारत इक्वल नहीं किया होगा। वो क्यों किया गया था कि ब्रिटिश टाइम के सारे डॉक्यूमेंट्स में इंडिया लिखा था। जैसे आप कहते हैं हमारा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्सटेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसलिए इंडिया वर्ड रखना जरूरी होगा कि जो हमारे आज भी आप देखिए ना, वायसराय के जमाने इंडियन पैनल कोड 1884, तो वो लीगल मामलों में कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो जाए फ्यूचर में, तो इंडिया वर्ड रखना था भारत के समकक्ष, इसलिए रखा गया होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया भारत में भावनात्मक सामने रखा गया होगा। मेरा मानना है ये सिर्फ कानूनी पेच के कारण, क्योंकि उस समय इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। डिजिटल इंडिया क्यों रखा गया? अब मैं उस पर आ रहा हूं। अब जो इन्होंने बात कही, हमने नहीं, मैं उस पर दोनों पे बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो इंडिया भारत बराबर है, हिंदी में भारत कह लीजिए, अंग्रेजी में इंडिया कह लीजिए। पर जैसा संजय जी ने कहा, नजरिए की बात करते हैं तो नजरिया में इंडिया के प्रति का नजरिया। लाइटर नोट पे एक और बात कह दूं, विनोद जी, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। चाइना में जाइए तो कोई चाइनीज भारत को इंडिया नहीं बोलता। चाइनीज में जानते हैं इंडिया का नाम क्या है? टियानजू, वैसे वो इंतू बोलते। टियानजू वर्ड का मतलब बोलते हैं, मुझे मालूम है, चाइनीज पढ़ा हूं, स्वर्ग, वहां और जू का मतलब होता केंद्र, लेकिन अंग्रेजी में इंडिया लिखते हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको बताया। अरे भाई, चाइना वाले तो मानते थे कि भारत स्वर्ग है, इसलिए वो इंडिया नहीं बोलते थे, तो सारे विदेशी इंडिया बोलते हैं। तो हम हिंदू थोड़े रखेंगे नाम, हम तो भारत और इंडिया ही रखेंगे ना। जैसे यूनान बोलते हैं हम, भारत वाले दुनिया ग्रीस बोलते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम, तो इसलिए भाषाओं में इस तरह के नाम होते हैं। अंग्रेजी का नाम है ग्रीक और ग्रीको इंग्लिश में। अगले मुद्दे पर आते हैं। उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म पर बहुत बड़ा प्रहार किया। उन्होंने एक के बाद एक अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बीमारी करार दिया। फिर ए राजा डीएमके के नेता ने कहा इसको द्रविड़ मूवमेंट वर्सेस, अगर आप देखें तो जो सनातन धर्म है उसके तौर पर भी देखा गया। लेकिन जनता की राय इस पर क्या थी? सी वोटर के सर्वे में उदयनिधि का सनातन बयान हेट स्पीच है क्या? सबसे बड़ा सवाल। विपक्ष के समर्थकों में से 43%, संजय निरुपम जी ध्यान से सुनिएगा, आपके समर्थकों में से 43% लोगों ने इसे हेट स्पीच कहा है, यानी नफरत भरी भाषा जिसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एनडीए के समर्थकों में से 60% लोगों ने कहा कि हाँ, ये हेट स्पीच है, नफरत वाला भाषण है, बयान है। वहीं कुल मिलाकर देखें तो 50%, लेकिन नहीं कहने वाले भी विपक्ष के समर्थकों में से 30% थे, 20% एनडीए के समर्थकों में से, और 26.7% कुल बैलेंस आता है कह नहीं सकते वाले लगभग 23% के आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल जो सर्वे में पूछा गया, उदयनिधि के बयान को आप कैसे देखते हैं? हिंदुओं को खतरा, ये बहुत कम लोगों ने इसे माना। सब जानते हैं कि हिंदू धर्म किसी एक नेता के बयान से क्या डगमगा जाएगा, और इसीलिए ओनली 19% विपक्ष के फॉलोअर्स, 28% एनडीए के फॉलोअर्स, वहां भी कम है नंबर, कुल मिलाकर 23%। हिंदुओं को भड़काना, 18% विपक्ष के नेता जो समर्थक है वो कह रहे हैं, 18%, 18.8 है, हमने राउंड ऑफ करके 19% आपके लिए लिखा है। और उसके बाद अगर आप एनडीए के समर्थकों में से देखें तो यहां पर आंकड़ा सरप्राइजिंगली बहुत कम है,
हिंदुओं को भड़काने वाले जो आंकड़ा ये देख रहे हैं आप 28.8 है, सामने देखिएगा। हिंदुओं को खतरा, इसके बाद हिंदुओं को भड़काना वाला नंबर डालिए। हाँ, ये बहुत सरप्राइजिंगली कम आंकड़ा है, 16.1। जो विपक्ष के समर्थक है उससे भी कम एनडीए के समर्थक मानते हैं कि हिंदुओं को भड़काने के लिए कहा जा रहा है। 17.8% के आसपास एवरेज है। ध्रुवीकरण की कोशिश, यहां पर भी फिर बैलेंस हो जाता है, 15, 18, 16। सियासी बयान, यहां पर आई ना जनता की बात, उनकी समझ भी ठीक ठाक है। 46% जनता इसमें से कह रही है, जो विपक्ष के समर्थक हैं, कि ये सियासी है। वहीं सिर्फ पॉलिटिकल, अपनी अपनी नेतागिरी, वहां पर उनको अपना वोट बैंक देखना है। 35% एनडीए के समर्थकों में से और 42% एवरेज आता है। अगला सवाल, उदयनिधि के खिलाफ मुकदमा चले, यहां पर एनडीए के समर्थकों में से 64% कहते हैं हाँ उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। अगला जल्दी से दिखा दीजिए डेटा, क्योंकि 64% एनडीए के जो समर्थक है वो ये मानते हैं कि हाँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। 42% विपक्ष के समर्थकों के से और 51 के बीच कुल मिलाकर आता है। नहीं कहने वाले 22, 8 और 16 हैं, कह नहीं सकते वाले 35, 27 और 32 हैं। वो अपने बला से समझते हैं ऐसे मुद्दों को, वो ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। उदयनिधि के बयान से आहत हैं विपक्ष के समर्थकों में से 46%। संजय निरुपम जी, 46% विपक्ष के समर्थक कह रहे हैं कि हाँ आहत है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए उनको। और एनडीए के समर्थकों में से 70% के आसपास, एवरेज 55। नहीं कहने वाले 24, 10 और 18, कह नहीं सकते वाले 29, 19 और 25। उदयनिधि के बयान का असर क्या होगा, यह आखिरी सवाल है जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो इंडिया को जो गठबंधन है, क्या उसको फायदा होगा? ये कहने वाले विपक्ष के समर्थकों में से सिर्फ 18% है, वो भी मान रहे हैं कि नहीं, इससे फायदा नहीं होगा। एनडीए को फायदा वाले 11, एनडीए के समर्थकों में से 11% यहां कह रहे हैं। और फिर देख लीजिए एवरेज 15 है। इंडिया को नुकसान होगा, ये आपके समर्थकों में से भी संजय निरुपम जी 35% कह रहे हैं कि हाँ इंडिया गठबंधन को इससे नुकसान होगा उदयनिधि स्टालिन के इस बयान से। जबकि वहीं पर 54% एनडीए के समर्थक कह रहे हैं। कुल देख लीजिए आपके सामने है 43। एनडीए को फायदा, यानी बीजेपी वाली पार्टियों को, बीजेपी के गठबंधन को फायदा कह रहे हैं सिर्फ 13% लोग जो विपक्ष के समर्थक हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली आपके समर्थकों में से भी सुधांशु जी सिर्फ 13% मान रहे हैं कि इससे आपको फायदा होगा। याद कीजिए कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन को आपने बजरंग बली की तरफ मोड़ दिया था, बहुत फायदा नहीं हुआ। किस तरह की आपको करारी हार मिली है। ऐसे मुद्दे क्या आप जनता के बीच नहीं चलते हैं? आपके समर्थकों में से सिर्फ 13% कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा। और एनडीए को नुकसान में 4-4-4, कोई असर नहीं 27, 16, 23। सबसे बड़ी बात सुधांशु जी जिसके साथ शुरुआत होनी चाहिए वो यही कि आपको फायदा नहीं होगा, ये आपके भी लोग कह रहे हैं 13.6 और उनके भी कह रहे हैं। कर्नाटक में आपने बजरंग दल को बजरंग बली की तरफ मोड़ा था। मैं ये पूछना चाहता हूं आपने, मैं इसमें देखिए वो आपका जो सबसे पहला वाला आंकड़ा था कि हेट स्पीच एनडीए समर्थकों में कितने लोग मान रहे हैं? हेट स्पीच मानने वाले एनडीए में से 60% लोग हैं। अब यहीं पे मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, आगे आपके आंकड़े में बताया गया कि स्टालिन पे मुकदमा चले, ये मानने वालों में एनडीए समर्थक 64% हैं। तो ये 4% कौन ऐसे हैं जो मुकदमा तो चलाना चाहते हैं, हेट स्पीच नहीं है? मतलब 64% चाहते हैं कि स्टालिन पे मुकदमा चलना चाहिए और 60% ही हैं सिर्फ जो हेट स्पीच मान रहे हैं। ये जिस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए हैं वह, और अब मैं इसका भी उत्तर दे देता हूं। हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है सनातन, हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने क्या बोला, ये 25 वर्ष जो अमृत काल है, ये 1000 वर्ष तक भारत का आधार बनाएंगे। हमारी सोच इलेक्टोरल नहीं सिविलाइजेशनल है, चुनाव मूलक नहीं सभ्यता मूलक है। 1000 साल बाद इस देश का क्या होगा, क्या व्यवस्था रहेगी, वर्तमान ये इलेक्टोरल व्यवस्था रहेगी, क्या रहेगी नहीं कह सकते। हम 1000 साल आगे की भी सोचते हैं और 5000 साल पीछे से भी जोड़ते हैं। इसलिए हमारे लिए ये विषय भारत की आत्मा, अस्मिता,
गौरव श्रेष्ठता का विषय है, इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते चुनावी हैं मंच जब से क्यों हमारी उठाते हैं कोई ये मुद्दा? औकात नहीं थी, 2 सीटों के थे, तब भी हम यही बोलते थे। तो चुनावी मंच से क्यों उठाते हैं? चुनावी मंच से इसलिए हम उठाते हैं कि अरे जब चुनावी घोषणा पत्र में कहा जाता है तो हम चुनावी मंच है, बता रहे हूं, चुनावी घोषणा पत्र में कहा जाता है तब चुनावी मंच से जवाब देते हैं। ठीक है, चुनाव के घोषणा पत्र में ये लाए थे और हमारे लिए तो प्रसन्नता की बात है। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद ये बजरंग बली की फोटो, मूर्ति और गदा लेके कांग्रेस कार्यकर्ता घूमते दिखे थे। अरे बताइए, कभी आज तक कभी देखा हो कांग्रेस वाले चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस कार्यालय में गदा लेकर और घूम रहे हो? क्यों? अरे भाई, बदलने का दौर नजर आया, जो मैं पहले भी कई बार बोलता हूं, क्योंकि दिल्ली में मोदी सरकार थे तो वहां बदले बदले सरकार दिखने लगे। ठीक है संजय जी, ये विषय ऐसा है जिस पर आप लोगों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या आप खुली बाहों से एक ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं जो एक धर्म विशेष के खिलाफ बोल रहा है? यहीं पे आप इनके तमाम नेताओं को लाइन से खड़ा करते हैं समाज और कहते हैं कि प्यार की दुकान खोलनी है, नफरत का बाजार खत्म करना है। ये कौन सा प्यार की दुकान है? हाँ, डेंगू बोलना, HIV बोलना, ये प्यार की दुकान है? हमारे देश के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित तौर पर हम उसके समर्थक नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत तौर पर दिल्ली में कांग्रेस के अधिकृत पोडियम से इस प्रकार का बयान जारी कर दिया है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, और किसी व्यक्ति ने अगर सनातन धर्म, सनातन हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी बात कहे तो हम उससे सहमत नहीं है। ये हमारी स्पष्ट भूमिका है। अब रह गई बात सुधांशु जी ने कितनी बड़ी लफाजी की, हेट स्पीच है या नहीं है? सर, हेट स्पीच है। हेट स्पीच मैं मानता हूं, मुकदमा चलना चाहिए। नहीं, किसी किसी भी व्यक्ति धर्म, मजहब, जाति के खिलाफ अगर इस प्रकार का बयान दिया जाए तो वो नफरत से निकला हुआ बयान है, और उस बयान को हेट स्पीच का दर्जा मिलना चाहिए। अब उसके लिए आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी ये कानून जाने, हमको इस पर ज्यादा नहीं बोलना। लेकिन अभी सुधांशु जी क्या कह रहे थे कि हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, तो जब आपने पकड़ा तो उन्हें क्या किया? जब घोषणा पत्र में था कर्नाटक याद आया, लेकिन कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे बीना में, तब उन्होंने याद करके सनातन धर्म के मुद्दे पे लंबा चौड़ा भाषण दिया। क्या वो चुनाव प्रचार नहीं था? क्या चुनाव का मुद्दा उन्होंने नहीं बनाया? तो हम बार बार यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को याद करके इस प्रकार के मुद्दे चाहिए जो उनके देश के बुनियादी सवालों से लोगों का ध्यान पटा दे। आज जब मुद्दा मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में क्या विकास किया, मध्य प्रदेश ने क्या उपलब्धियां हासिल की है, जब इस विषय पे चर्चा करके वोट मांगने का टाइम है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से जाके सनातन धर्म के मुद्दे पे, सनातन धर्म का अपमान किया किसी ने, इस मुद्दे पे वोट मांग रहे। इसका मतलब ये भी चाहते हैं कि इनके किए हुए कामकाज में बहुत सारी कमियां हैं, इनकी बहुत सारी नाकामयाबियां हैं, और इन नाकामयाबियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं सनातन धर्म का मुद्दा आगे कर दिया जाए। आखिरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठक में मेरे पास जो जानकारी उस हिसाब से कि इनने कहा है कि पूरे देश में सनातन का मुद्दा लेके चलो, क्योंकि अब इनको पता है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई है, और इस मुद्दे पर अगर वोट मांगेंगे तो लोग इनको वोट नहीं देंगे। अब इनको बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया उदयनिधि स्टालिन के बयान के आधार पर, और उसी बयान को लेकर पूरे देश में घूम करके ये वोट मांगे और राजनीति क्या है? ये मुद्दा है सिर्फ एक लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, मुद्दा है सिर्फ या अपमान है, हेट स्पीच है? A, B, क्या मायावती जी ने इस पे कुछ बोला है? अगर नहीं तो क्यों? देखिए, मैं तो एक बात मानता हूं कि किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ। और खास करके जब 2024 का चुनाव हो सामने, और जहां 75 और 78% लोग सनातन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हों, हाँ। और जब चुनाव में राहुल गांधी जी मंदिरों में जाके यज्ञोपवीत पहनते हों और अखिलेश जी भी मंदिरों में जाते हों, तो ऐसे समय पे गठबंधन और महागठबंधन का एक भी कोई पार्टी आकर के अगर ऐसा बोलती है तो वो डुबवाने की कोशिश करती है किसी भी कीमत पे। उसको मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, और हम इसको ठीक नहीं मानते। और इसमें बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि जब बीजेपी को 2024 में अगर हराना है तो वो लोग जो जुड़े हुए हैं बीजेपी से अपनी तरफ लेके आने हैं, तो उनको खिलाफ करके या उनको चोट पहुंचा के बीजेपी की तरफ को क्यों भेज रहे हो? और अगर भेज रहे हो तो इस गठबंधन का और महागठबंधन का
क्या लेना देना है, और इसीलिए हम दूर खड़े हैं। अभी हमारे संजय निरुपम जी ने जो कहा कि वो हेट स्पीच है, मुकदमा चले या ना चले वो जाने। छत्तीसगढ़ की बात आती है, वहां का आप पार्टी का आरोप लगाता है मुख्यमंत्री घोटाले कर रहा है, दिल्ली में अलकालामा निकल कर 7 की सीटों पर लड़ेंगे। पंजाब की बात आती है, आप पार्टी कहती है हम एक भी सीट नहीं देंगे। हरियाणा की बात आती है, वो कहते हैं हम भी सीट नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में गठबंधन या महागठबंधन ये क्या करने जा रहा है, इसीलिए हम दूर खड़े हैं और देख रहे हैं। और 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है यूपी में, और यूपी से ही देश का रास्ता निकलता है। आप बताइए वाजपेयी जी, लपकना चाहिए इस मुद्दे को, या अगर हेट स्पीच है तो आप कार्रवाई कीजिए, पुलिस कार्रवाई करेगी ना उस पर लीगली, वो है इम्पोर्टेंट, लीगल एक्शन होना ना, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। सरकार किसकी है तमिलनाडु में? स्टालिन साहब की। ये किस गठबंधन में है? इंडी गठबंधन में। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 को सुओ मोटो एक्शन लेते हुए हर सरकार को निर्देश दिया पर्सनली कि सुओ मोटो एसएचओ डीएसपी कार्रवाई करें। एक सेकंड प्लीज। अपने बेटे के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे? एक सेकंड सुन लो। अच्छा, बेटे और बाप का सवाल नहीं है। हाँ। सवाल यहाँ सरकारों का सवाल है। सवाल ये है कि हेट स्पीच में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, क्यों नहीं कार्रवाई करी? और उसमें फर्दर कहा है कि जो एसएचओ, जो डीएसपी और जो डीजीपी कार्रवाई नहीं करेगा सुओ मोटो एफआईआर, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा है देश में। हाँ। उसकी डायरेक्शन को आप मानोगे नहीं और चिल्ला चिल्ला के संविधान की दुहाई दोगे, लोकतंत्र की दुहाई दोगे, इस पे तो जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा ना। ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते कि देखिए जी हम लोग उस बयान के साथ नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है अग्निहोत्री जी, क्या मॉरल ग्राउंड रहता है? वन नेशन वन इलेक्शन पे जाएंगे, एक छोटा सा जवाब, मॉरल ग्राउंड रहता है कांग्रेस पार्टी के पास कि आप एक तरफ ऐसे गठबंधन में शामिल हैं जहां एक बार नहीं, मतलब गलती से निकला हुआ नहीं है, उनकी वो पूरी आइडियोलॉजी है। अधीर बाबू आते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही उनका पूरा संघर्ष रहा है। एक तरफ आप जनेऊ धारी भी बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ अब आपकी मजबूरी है कि आप ऐसी पार्टी के साथ भी खड़े हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में इस तरह की विडंबनाएं हमेशा हमें कई बार देखने को मिलती हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी भी आज उसी मोड़ पर खड़ी है कि भाई डीएमके का ने इतना सनातन को लेकर के इतना आक्रामक बयान दिया जो कि किसी को स्वीकार नहीं है। हाँ। और उसके बाद वो गठबंधन में है। जब ये मलूक जी की पार्टी अपने बिल्कुल उग्र रूप में थी ब्राह्मणों को लेकर, सवर्णों को लेकर, 1995 में तब भारतीय जनता पार्टी ने उससे गठबंधन कर लिया था। तो और उसके बाद पेरियार के मेले को लेके, उसको लेके वहां टूटा। तो ये राजनीतिक दल, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उनके सामने इस तरह की विडंबनाएं और समस्याएं आती हैं, और इसीलिए वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। भाई ये उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा ये है, हम तो अपनी विचारधारा के साथ है, लेकिन हम बड़ा गठबंधन कर रहे हैं केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने के लिए। और ये कहे कांग्रेस पार्टी निकल जाएगी, जैसे बीजेपी निकल जाती थी बीएसपी को साथ लेके कि हम तो जो है उनके खिलाफ हैं, तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो ये इस तरह की सुविधाजनक जो है पॉलिटिक्स वो होती रहती है, राजनीतिक पार्टियां निकाल लेती हैं। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर जल्दी से आते हैं और आपको दिखा देते हैं। जब हमने पूछा कि क्या एक देश एक चुनाव से फायदा होगा, याद रखिए एक देश एक चुनाव का मुद्दा इसलिए आया था क्योंकि विशेष सत्र में माना जा रहा था बिल सरकार ला सकती है, लेकिन अब उसकी सूरत नहीं दिख रही है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है और उसकी पहली बैठक हो भी चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह जिसमें शामिल थे। अधीर बाबू ने कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हाँ कहने वाले फायदा होगा, विपक्ष के साथ जो समर्थक है उनमें से भी 48% कह रहे हैं कि हाँ फायदा होगा। एनडीए के समर्थकों में से 80%, वॉपिंग ह्यूज मेजॉरिटी 80% उनके समर्थक कह रहे हैं। बैलेंस होता है, मतलब एवरेज होता है 61%, और ना कहने वाले 44, 14 और 32 है एवरेज में, और नहीं कह सकते में 8, 4 और 6 है। भारत जैसे बड़े देश में एक देश एक चुनाव लागू हो सकता है क्या? विपक्ष के समर्थकों में से भी हाँ कहने वाले 45% है। फिर बीजेपी के, एनडीए के जो समर्थक है उनमें से 78% लोग कह रहे हैं हाँ लागू हो सकता है भारत में, और वहीं 58% एवरेज आ रहा है। नहीं कहने वाले 46, 16 और 34 हैं। कह नहीं सकते 7, 4 और 6 हैं। बाकी के जो दो ग्राफिक्स आप दिखाते रहिए, चर्चा की हम शुरुआत कर देते हैं। एक एक बार बस आप लोगों के पास आऊंगी, जल्दी जल्दी से इस पे कमेंट देखिए। ये एक ऐसा मुद्दा है, 9.5 साल आप सत्ता में रहे सुधांशु जी, तब आपने कुछ नहीं किया, और फिर अब जाकर कुछ महीने पहले आप कमेटी बना रहे हैं। चल क्या रहा है आपके दिमाग में? देखिए, इस विषय पर मैं थोड़ा आपसे मतभेद रखूंगा। 9.5 साल में दर्जनों बार प्रधानमंत्री जी ने बोला, शुरू में ही 2014-15 में, ये देश हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। आप कोई एक 6 महीना बता दीजिए जब किसी बड़े राज्य का चुनाव ना होता हो। इसलिए अब उसकी अच्छाइयां क्या है, बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं, पर मैं एक बात लाइटर नोट पे कहना चाहता हूं अंजना जी। अरे विपक्ष को तो स्वागत करना चाहिए। क्यों? यही तो आरोप लगाते थे भाजपा पे कि भाजपा तो एक इलेक्शन मशीन बन गई है।
भाजपा के पास इतना बड़ा नेटवर्क है, एक कमिटेड कार्यकर्ताओं का समूह है और इनकी लीडरशिप तो बिल्कुल इलेक्टोरल मोड में रहती है। चूंकि इलेक्शन मशीन बन गए हैं, इसलिए हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, धड़ाधड़ चुनाव आते रहते हैं। तो आपके लिए आसान है, आपका तो सीजन लेता है, एक बार चुनाव हो जाएगा फिर विदेश विदेश घूमता रहे। संजय जी, अंजना जी, आपने ही बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि आखिर के 6 महीने में यह विषय कौन, एक देश एक चुनाव कोई आपत्तिजनक विषय नहीं है। लेकिन इसके लिए इसका एक पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। 9 साल बाद, 9.5 साल बाद जब चुनाव का समय आ रहा है, तब एक शिगुफा छोड़ते हैं एक नारे की तरह, तब उसके ऊपर लोग ऐतराज करते हैं। और जब तक एक देश एक चुनाव का एक पूरा विस्तृत प्रोग्राम या विस्तृत जो उसकी जो एक पॉलिसी मैटर सामने नहीं आता है, तब तक इसके ऊपर कोई राय बनाने का कोई मतलब नहीं। तो मुझे लगता है ये महज एक शिगुफा है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक शिगुफा बन गया है, जैसे एक चुनाव एक शिगुफा बन गया है। बाबू कमेटी में कह रहे नहीं जाएंगे, इसका क्या मतलब है? फिर कैसे चर्चा होगी? नहीं, देखिए, ये एक इतना बड़ा फैसला है कि सरकार इस तरह का कोई कार्यक्रम लागू करने जा रही है भविष्य में, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के पार्टियों के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। तो उसके सामने ये प्रस्ताव रखना चाहिए था, उसके बाद बोलना चाहिए था कि हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं, आपके यहां से इनको लेना चाहते हैं। तो मुझे तो एक बात समझ में आती है, वरना क्या है, बगैर विपक्ष से कोई संवाद किए आप एक एकाधिकारवादी की तरह आप एक फैसले लेते हैं और कहते हैं मैंने कमेटी बनाई, तुम आ जाओ। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए आपत्तिजनक, और इसलिए अधीर रंजन इसमें नहीं जा रहे। 30 सेकंड सिर्फ मलुक नगर साहब, ठीक है, देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का टैक्स के रूप में जो पैसा जाता है, उससे पूरे 5 साल लगातार चुनाव चलते रहे, एग्जाम के दिनों में बच्चे डिस्टर्ब रहे, सब चीजों से बचाने के लिए एक देश एक चुनाव अच्छी सोच है, इसके हम पक्षधर हैं। और जहां तक अभी जो कमेटी बनी है उसमें आधीर रंजन जी ने जाने से मना कर दिया। अरे कमेटी में तुम जाओगे नहीं, पार्लियामेंट के 3 सेशन निकल गए, उसमें तुम बोलते नहीं, फिर तुम्हें चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? फिर सड़क पर रैली करते रहो, क्यों मना कर दिया? अरे जब तक जाओगे नहीं, देश के लिए, देश की जनता के लिए वहां अपनी बात नहीं रखोगे, तो ये तो बीजेपी वाले फिर अपने मन की मनमानी करते रहेंगे। क्यों भाग रहे हो बच के? आओ सामने, भिड़ो, टकरो, लड़ो, जूझो, जैसे पार्लियामेंट में हम जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं, टकरते हैं। आओ मैदान। वाजपेयी जी, देखियो, ये बहस बहुत पुरानी चल रही है, 1983 से चल रही है, और लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी फेवर में। 4 कमेटियां पहले बनी, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। सारी पार्टियों ने बाकायदा सपोर्ट किया, अभी संजय निरुपम जी ने भी सपोर्ट किया। तो फिर क्या ऐतराज है? लेकिन ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो अधीर रंजन जी गए नहीं है उसमें, वो जानबूझ के नहीं गए। देखिए, कांग्रेस 2 तरह के पहलू कैसे अपनाएगी। मतलब टेलीविजन को कुछ कहेगी और जब जमीन पर जाएंगे तो कुछ और होगा। क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें कि जब स्टेज जैसी बने उस तरह का फायदा ये सिर्फ 30 सेकंड जल्दी से। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा कि इस पर जो है लंबी राय चलती रही है। बाबू को कमेटी में तो बिल्कुल जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं शामिल किया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मतलब अधीर बाबू को जाना चाहिए था, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी शामिल किया जाना चाहिए था कमेटी में, क्योंकि विपक्ष के नेता लोकसभा संसद में अकेले वही है अधिकृत रूप से, तो ज्यादा बेहतर होता और एक ईमानदार कोशिश होती राज्यसभा में। हाँ, नहीं, संसद दोनों मिला के, लोकसभा में अधीर बाबू तो है ही नहीं विपक्ष के नेता, वो तो मान्यता प्राप्त वही अकेले नेता, इसलिए मैं कह रहा हूँ संसद में। चलिए ठीक है, इसी के साथ बहस का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।